वेलकम डियर फ्रेंड। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे और राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में देखो, ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है वेपर प्रेशर को थोड़ा हम डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, सो वैसे आपको याद तो होगा वेपर प्रेशर के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्या है? तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज प्रेशर exerted by gaseous phase on liquid phase when it is in equilibrium with liquid phase। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ पहले, और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर के बारे में जानने से पहले देखो एवापोरेशन के बारे में आप जानते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई एक कंटेनर के अंदर मैं अगर लिक्विड रखूं, कोई जैसे वाटर रखता हूँ, तो क्या होता है, उसका वेपराइजेशन चालू हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद जो होता है, वाटर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी वाटर को अगर आपने जमीन पे फेंक दिया, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वेपर वेपर जो ये जो वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस वेपराइज होता है, हर एक लिक्विड जो होता है वेपराइज होता है। सो यहाँ पर मान लो एक कंटेनर के अंदर अगर मैंने वाटर रख दिया, तो होगा क्या, यहाँ से वेपर बनने लगेंगे। ठीक है, वेपर बनने लगेंगे। अगर मान लो मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, तो होगा क्या, ये वेपर जो है बाहर नहीं जा पाएंगे, और धीरे 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 ऊपर जो है वेपर जमा होते जाएगा। शुरू शुरू में कोई वेपर यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वाटर वेपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक मैक्सिमम वेपर वेपर जो है जमा हो जाएगा, उसके बाद में उससे ज्यादा वेपर जमा नहीं होगा। ठीक है, तब जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर जब यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो शुरू शुरू में क्या होता है, यहाँ पे वेपर जो है फिक्स नहीं होते, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वेपर और लिक्विड एक्विलिब्रियम में आते हैं, तो यहाँ पे जो वेपर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के बाद तो होगा ना कि वेपर फिक्स हो जाएगा, तो जब वेपर कुछ टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा तो एक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ओके। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वेपर फिक्स हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कि एक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर, ये जो वेपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो इट इज प्रेशर exerted by, vapor pressure is pressure exerted by gaseous phase on the liquid phase when it is in equilibrium with liquid phase। जब ये इसके साथ में equilibrium में होता है, तो सिंपल सा है। ठीक है, जो गैस प्रेशर लगाता है इसके ऊपर, वही सिंपल सी बात है। तो गैस जो प्रेशर लगाएगा इस पे लिक्विड पे, वो होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर जो होता है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन फैक्टर को हम थोड़ा देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है, हेडिंग लिखेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन हम मेनली दो फैक्टर को देख रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो है टेम्परेचर। जैसे मान लो ये लिक्विड है,
और मैंने इसको एक क्लोज कंटेनर में रख दिया, क्या होगा, ठीक है, इस लिक्विड को तुमने रखा है अभी यहाँ पर, तो इसका कुछ ना कुछ तो फिक्स टेम्परेचर होगा, मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब इस टेम्परेचर पे क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ वेपर बनाएगा, ठीक है। तो जो वेपर बनाएगा वो इस पे प्रेशर एडजस्ट करेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो टेम्परेचर में बढ़ा दूं, यही 25 डिग्री सेल्सियस करना हो, क्या हो गया 50 डिग्री सेल्सियस कर, तो क्या सेम वेपर प्रेशर रहेगा, क्या ये प्रेशर सेम लगाएगा, नहीं, ज्यादा लगाएगा, क्यों, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये थोड़ा हॉट हो जाएगा लिक्विड, तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो अब ज्यादा वेपर यहाँ बने तो और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो और ज्यादा वेपर अगर प्रेशर लगाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, और ज्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो वेपर प्रेशर जो होता है कम होता है, क्योंकि प्रेशर कम लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सबसे पहली बात कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेंगे इधर पे, ठीक है। और जब वेपर बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ द, तो दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो नेचर ऑफ लिक्विड, मान लो मैं दो लिक्विड लेता हूँ, ठीक है, एक लेता हूँ मैं पेट्रोल और एक लेता हूँ मैं वाटर। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं पेट्रोल को ऐसे खुले ढक्कन में रख दूं तो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाटर को इवापोरेट होने में टाइम लगता है, पेट्रोल बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि देखो, पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत इजीली जो होते हैं, क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, लेकिन वाटर के जो वेपर होते हैं उतना मतलब इजीली मतलब बनते नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहली चीज वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में भी मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल। देखो वोलाटाइल क्या होता है, अपने 11th में पढ़ा है, वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो वेपर बनाता है, ठीक है। तो वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर बनाते हैं, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर नहीं बनाते हैं, या बनाते हैं तो नेग्लिजिबल बनाते हैं। जैसे कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के एग्जांपल आप ले लो शुगर, या फिर जो भी सॉलिड वगैरह है, शुगर ले लो या फिर NaCl ले लो। अगर शुगर को आप किसी डब्बे में रखोगे, ठीक है, पेन करके ही रखो, तो 8-10 दिन के बाद भी उतना ही ऑलमोस्ट शुगर रहता है, कम नहीं होता। लेकिन अगर पानी आप रखोगे ओपन डब्बे के अंदर तो पानी कम हो जाता है, तो पानी वेपर बनाता है इसलिए, लेकिन शुगर नेग्लिजिबल बनाता है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ना, मतलब ना के बराबर बनाता है। तो नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपर नहीं बनाता या नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल बनाता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो शुगर और NaCl ये सॉलिड जो है, ये बोल सकता हूँ कि मैं नॉन वोलेटाइल है। इसी तरह से यूरिया वगैरह हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल सब्सटेंस में कौन है, जैसे कि वोलेटाइल सब्सटेंस में हो गया वाटर हो गया, ठीक है, इथाइल एसीटेट सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट जो होता है सबसे ज्यादा वोलेटाइल, सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा वेपर बनाता है। वोलेटाइल सब्सटेंस, देखो वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल मैंने बोला, तो जो सब्सटेंस जो है ज्यादा वेपर बनाएगा वो क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट जो होता है मोर वोलेटाइल होता है, वाटर जो होता है लेस वोलेटाइल होता है, कम वेपर बनाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। तो मान लो ये दो लिक्विड है, अभी सॉलिड को हटा देता हूँ मैं। मान लो ये दो लिक्विड है, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, कैसे देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर यहाँ पे है
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें पेट्रोल ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल ले लिया मैंने, और ये कंटेनर के अंदर जो है मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया। ठीक है, दोनों का कंटेनर का सेम सेम साइज है। ठीक है, ओके। और दोनों को मैं किस पे रखता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों को 25 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, कंटेनर एक तरह का है, सब कुछ सेम होने के बाद भी दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ लिक्विड अलग है, ये पेट्रोल है और ये क्या है, वाटर है। तो दोनों का नेचर सेम नहीं है, दोनों का नेचर क्या है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि वेपर ज्यादा बनाता है, वेपर क्या होता है, ज्यादा बनाता है। और ये जो है इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर जो है कम बनाता है। तो मान लो इसका वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम है, तो इसका मान लो 0.5 एटीएम, ऐसा मान लो। ठीक है, अच्छा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, इसका वेपर प्रेशर कम क्यों होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा क्यों होता है, इसका कम क्यों होता है। देखो, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डिपेंड करता है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। तो जिस सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा वो कम वेपर बनाएगा। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। वेपर प्रेशर जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, किसी भी liquid का। तो मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर is inversely proportional to intermolecular forces, inversely proportional to intermolecular, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। देख, इसमें मतलब ये पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल के मॉलिक्यूल जो थे, देखो पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में अगर मान लो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे काफी वीक होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसका वेपर बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से टेम्परेचर मिल रहा है, हीट मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से जब दो पेट्रोल के मॉलिक्यूल जब यहाँ से वेपर फेस में जाएंगे, तो वेपर फेस में जाने के लिए क्या चाहिए, वेपर फेस में तो तभी जाएगा ना जब दोनों के बीच की बॉन्डिंग टूट जाएगी, दोनों के बीच का फोर्स जो है टूट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये वेपर फेस में तभी जाएंगे जब, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, तो क्या होगा, मतलब ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से टूट जाएंगे, तो बहुत सारे ढेर सारे मतलब उसके अंदर ऊपर जो है वेपर आ जाएंगे। तो वेपर प्रेशर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ये भी सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन इसमें क्या है, मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है काफी स्ट्रांग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, काफी स्ट्रांग है। तो सेम हीट इसको भी मिल रही है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो उतने ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इनके बीच का फोर्स जो है टूटेगा नहीं है, ये ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऊपर जो है गैस फेस में कम जाएंगे, इसीलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा इसका कम होगा। ध्यान देना। ठीक है, तो अगर वेपर, अगर मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, तो वेपर क्या होंगे, ऊपर कम बनेंगे, और अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, देन लेस वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वेपर मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। समझ गए होगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर स्ट्रांग, अगर सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो आराम से ऊपर जाएंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अगर, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा।
ठीक है, ओके। इस बात को अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। वीडियो के इस पार्ट को आप कई बार देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझ में आया क्या, दो चीजें समझ में आई कि वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर जो होता है नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ लिक्विड जो होते हैं ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, ठीक है, और कुछ लिक्विड जो होते हैं कम वोलाटाइल होते हैं। तो जो ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो कम वोलाटाइल लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। अभी हमने ये भी देखा कि वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। देखो, जो वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, ज्यादा वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, मोर वेपर प्रेशर, मोर वेपर प्रेशर। तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होंगे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। तो वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल जो सब्सटेंस होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में जो होते हैं वीक होते हैं, और जो लेस वोलाटाइल होता है यानी जो कम वेपर बनाता है, तो देखो लेस वोलाटाइल जो होगा लेस वेपर प्रेशर होगा उसका। देखो इन दोनों का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम रखना है, दोनों का टेम्परेचर सेम रख के कंपैरिजन करना है। ओके, ठीक है, लेस वेपर प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर। मेरे ख्याल से वेपर प्रेशर के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। दो लिक्विड को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। तो जैसे मान लो दो लिक्विड लिए मैंने, एक वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, और दूसरा जो लिया मैंने मिथाइल अल्कोहल, दूसरा जो है मैंने मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो अभी जो है वाटर एकदम प्योर है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो मान लो देखो, इसको मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा हूँ, इसका भी टेम्परेचर क्या रखता हूँ, देखो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, बाद में मिक्स ही करने वाले हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जब मिक्स कर देंगे तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, ठीक है, और सॉलिड कौन हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। आपको पता है वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अभी मान लो ये प्योर है, अभी क्या है, प्योर है। तो इस टाइम पे देखो इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, है ना, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो जब वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस रखो तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लो इसका वेपर प्रेशर जब ये प्योर है तो इसका प्रेशर जो है P1 नॉट है, देखो P1 नॉट। अच्छा, इस टाइम पे मिथाइल अल्कोहल भी प्योर है, तो इसका मान लो वेपर प्रेशर जो है अभी, इसको मुझे नीले से दिखाना चाहिए, अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस टाइम पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा, अभी ये प्योर है, ठीक है, तो ये हो गया P2 नॉट। तो व्हाट इज P1 नॉट, P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ये देखो सॉल्वेंट जब प्योर है मतलब कभी मिक्स नहीं होगा। और P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, दोनों को मिक्स करता हूँ। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा, ठीक है देखते हैं। तो मान लो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। तो अब मान लो इन दोनों को मिला के एक कंटेनर के अंदर रख देता हूँ मैं। जब यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ वाटर होगा और इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है मिथाइल अल्कोहल होगा। अच्छा आपको मैं बता दूं एक चीज कि मिथाइल अल्कोहल जो होता है मोर वोलेटाइल होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है क्या होता है, मोर वोलेटाइल होता है। तो अगर ये दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P2 नॉट जो होगा विल बी ग्रेटर दैट P1 नॉट। मिथाइल अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल होता है इसलिए, और इसका वेपर प्रेशर जो होगा कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि अगर मान लो ये P2 नॉट 0.8 है एटीएम, 0.8 एटीएम है, तो ये मान लो 0.5 एटीएम होगा। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर इसका कम होता है वाटर का, और इसका वेपर प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, जब इनको मिक्स करोगे, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम पी से दिखाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ तो अब देखो, जब तुम इन दोनों को मिक्स करते हो तो क्या होगा, इसमें से कुछ वाटर के वेपर जाएंगे। ठीक है, कुछ वाटर के वेपर जाएंगे ऊपर। और क्योंकि देखो वाटर भी है और क्या है मिथाइल अल्कोहल है, तो दोनों के ही वेपर जाएंगे। ठीक है, तो अब जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अब जो प्रेशर लग रहा है वो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और उसको हम पी से दिखाएंगे। ठीक है, तो पी क्या है, मैं इसको नीचे मिटा देता हूँ और आगे लिखता हूँ। पी क्या है, नहीं, ठीक है, चलो, हाँ, so what is P? P is vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. ठीक है, so देखो ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का उसको हमने पी से दिखाया। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये वो दोनों सब्सटेंस की वजह से आ रहा है। ठीक है, वाटर की वजह से भी वेपर प्रेशर आ रहा है और मिथाइल अल्कोहल के वजह से भी वेपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसमें दोनों का योगदान है, वाटर का भी योगदान है और मिथाइल अल्कोहल का भी योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 क्या है, ठीक है, P1 क्या है, ठीक है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हैं सॉल्वेंट। एंड P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान देना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी मैं वन सबस्क्रिप्ट यूज करूँ तो वो होगा सॉल्वेंट, और जब टू सबस्क्रिप्ट यूज करूँ तो वो क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ P1 नॉट है मतलब सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P2 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, तो टू सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। अच्छा, अब ये क्या है P1 और P2। P1 है वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, सॉरी नॉट प्योर, यहाँ प्योर नहीं है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,
या फिर बोल सकते हैं सॉल्वेंट, और P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, देखो आपने मेरे ख्याल से अगर देखा हो एयर जो होता है, एयर, देखो आपको पता है एयर जो होता है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सो एयर का जो टोटल प्रेशर होता है, देखो अभी इस टाइम पे एयर का टोटल प्रेशर जो है वो है 1 एटमॉस्फेयर, बराबर। तो ये जो एयर का टोटल प्रेशर है, ठीक है, वो कई, उसके अंदर देखो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल प्रेशर ऑफ एयर है वो, ठीक है, उसके अंदर सबका कंट्रीब्यूशन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का भी है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और अदर गैसेस, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस, है ना। तो जो मिक्सचर होता है, कोई भी मिक्सचर होता है, जैसे एयर इज अ मिक्सचर, तो एयर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके कंपोनेंट जो है उनके प्रेशर का एडिशन होगा। तो उसके अंदर ऑक्सीजन है एयर के अंदर, तो उसका प्रेशर प्लस, ठीक है, कुछ प्रेशर जो है नाइट्रोजन का होगा तो उसका भी प्रेशर, ठीक है, प्लस अदर गैसेस है उसका भी प्रेशर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है तो वाटर का भी कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है यहाँ पे, ये जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम सॉल्यूशन का प्रेशर बोल रहे हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो पी है, ठीक है, वो किसके किसकी वजह से आ रहा है, वाटर की वजह से भी आ रहा है, सॉल्वेंट की वजह से, और मिथाइल अल्कोहल की वजह से भी आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। सो P1 is partial vapor pressure of solvent and P2 is partial vapor pressure of solvent। देखो ये P1 और P1 नॉट सेम नहीं है, P1 और P1 नॉट सेम नहीं है, देखो क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा वाटर ही वाटर है, पूरा का पूरा क्या है, वाटर ही वाटर है। तो यहाँ पे अकेले जो है खाली वाटर है, वाटर के वेपर्स है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा होगा कुछ अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ खाली अकेले जो है वाटर, वाटर का वेपर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग तरह के वेपर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ये P1 जो लगा रहा है, मतलब वाटर जो प्रेशर लग रहा है वो सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे प्योर था तो पूरा प्रेशर वही लगा रहा था, यहाँ पे प्योर नहीं है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है कम लगता है और कम रहेगा वाटर, ठीक है। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा P1 प्लस P2। अच्छा, अब ये P1 और P2 कैसे कैलकुलेट किया जाए, P1 और P2 कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो P1 और P2 को कैलकुलेट करने के लिए हम राउल्स लॉ को स्टडी करेंगे, ठीक है। राउल्स लॉ को देखते हैं क्या है राउल्स लॉ, इतना आप लिख लो पहले, फिर आगे आपको समझ में आएगा, ये सब डायग्राम वगैरह बना लो, बनाना चाहते हो तो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राउल्स लॉ, इसके स्टेटमेंट आप लिख लो, ठीक है। स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure, partial vapor pressure of any volatile component, any volatile component of a solution is equal to vapor pressure of pure component, of that pure component multiplied by I
बात को थोड़ा समझ लेंगे ध्यान से। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, अभी हमने देखा पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे मान लो हमने क्या लिया था अभी, वाटर लिया था, फिर उसके बाद में हमने क्या लिया था, मिथाइल अल्कोहल लिया था, और बाद में हमने इसका सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर क्या है, वाटर भी है और और यहाँ पे हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है, देखो इसका प्रेशर जो था, ये वाटर है, सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल जो कि सॉल्यूट है, तो इसका प्रेशर P1 नॉट, इसका प्रेशर, ठीक है। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है कि जो P1 है, P1 इज नथिंग बट P1 नॉट इंटू x1, ठीक है, और P2 इज नथिंग बट P2 नॉट इंटू। अब आपको मालूम है x1 x2 क्या होता है, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। x1 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड x2 क्या है, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो P1 नॉट क्या है ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो P1 निकालना है, P1 इज व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या लिया है, 2 मोल वाटर लिया है और 3 मोल जो है, 2 मोल वाटर लिया है और 3 मोल जो है मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया है। तो जैसे मान लो ये 2 मोल है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, ठीक है, x1, मान लो मैं x1 निकालता हूँ, व्हाट विल बी x1, ठीक है, ये देखो, ये n1 है, ये क्या है, तो मैंने मान लो 2 मोल वाटर लिया था और 3 मोल जो है मिथाइल अल्कोहल लिया, आप दोनों को मिक्स कर दिया तो इसके अंदर क्या होगा, 2 मोल वाटर होगा और 3 मोल जो होगा मिथाइल अल्कोहल होगा। तो x1 निकालना, तो x1 क्या होगा, n1 अपॉन n1 प्लस, तो n1 कितना है, n1 जो है वो है 2 मोल अपॉन 2 प्लस 3, यानी 2/5 होगा, 2/5 मतलब कितना हुआ, 0.4, तो मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.4, ठीक है। और x2 निकाल सकते हो, x2 निकालोगे तो कितना होगा, x2 विल बी इक्वल टू 0.6, ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है, रूल क्या बोलता है, सब मिटा रहा हूँ मैं, समझ गए होगे। देखो, तो देखो अगर मुझे पता करना है कि P1 क्या है, ठीक है, इसे मिटा दूंगा, आप समझ गए होगे, मोल फ्रैक्शन निकालने तो आ गया होगा आपको, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर P1 निकालना तो क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, देखो पहले वेपर प्रेशर क्या था, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, ठीक है, ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। So it state that partial vapor pressure of the any volatile component, partial vapor pressure of any volatile component of solution is equal to vapor pressure of the pure component, vapor pressure of the pure component, and multiplied by its mole fraction, multiplied by its mole fraction. So what is x1? x1 समझ गए आप, x1 is the mole fraction of solvent, ठीक है। अच्छा एक चीज लिखना भूल गया मैं, x1 is the
मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent in the solution. And next two is the mole fraction of solute. ठीक है, अब मैं समझ गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो वाटर है, 2 मोल है, ठीक है, इसका प्रेशर जो है अभी कितना है, 0.5 ठीक है, और दूसरा कंटेनर के अंदर क्या है, मान लो मिथाइल अल्कोहल है, 3 मोल है, तो N2 is equal to 3 मोल, N1 is equal to, ठीक है, और यहाँ पे P2 नॉट जो है प्योर कितना है, 0.7 है, तो जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है मिथाइल अल्कोहल भी हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर वाटर, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो पार्शियल वेपर प्रेशर P1 निकालो, तो P1 क्या होगा, P1 नॉट इंटू x1। नाउ P1 नॉट कितना है, 0.5 atm, और x1 कितना होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, सो 0.5 इंटू N1 कितना है, 2, 2 प्लस 3, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 0.5 इंटू 2 अपॉन 5, मतलब 2 अपॉन 5 मतलब कितना भी निकाला था हमने, 0.4, तो ये हो जाएगा 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, ओके, तो ये P1 नॉट हो गया। अब देखो यहाँ पे, सॉरी P1 हो गया, देखो P1 नॉट कितना था, 0.5, लेकिन पार्शियल प्रेशर अभी वाटर का कितना है, 0.2, तो अगर मान लो मैं P2 निकालूं, तो P2 क्या होगा, P2 नॉट इंटू, ठीक है, तो P2 नॉट कितना है, 0.7 इंटू x2 कितना होगा, 3 बाय, x2 का वैल्यू ऐसे होता है, N2 अपॉन N1 प्लस, तो ये जाएगा 0.7 इंटू N2 कितना है, 3 बाय 2 प्लस, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तब मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 0.7 इंटू 3 बाय 5, तो ये हो गया, मेरे ख्याल से अब तुम निकाल सकते हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ का क्या इस्तेमाल है, राउल्स लॉ जो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम आता है, पार्शियल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम आता है, अच्छा, तो राउल्स लॉ क्या है, इतना समझ गए होगे आप, ठीक है। अब राउल्स लॉ को थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं हल्का सा, तो अभी हमने देखा ये P1 नॉट मान लो, ब्लैक से लिया, ब्लैक से लेता हूँ, ये P1 नॉट है, और ये P2 नॉट है, ठीक है। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2, ठीक है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। नाउ जब इनका सॉल्यूशन बना दोगे, ठीक है,
इक्वेशन बना दोगे तो ये P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अच्छा, ये P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 क्या है? ये देखो, ये बाय डाल्टन है, बाय डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ पढ़ा आपने 11th में? डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो ये जो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है, ये किसके वजह से है? डाल्टन लॉ की वजह से, डाल्टन लॉ। ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मान लो ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, और अब यहाँ P1 क्या हो जाएगा? P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा? X1 नॉट, सॉरी X1 लिखा जाएगा P2 नॉट इंटू हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं X1 की वैल्यू पुट कर दूँ, देखो आपको पता होता है कि X1 प्लस X2 क्या होता है? 1 होता है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। ठीक है, तो इतना लिख लो आप, फिर मैं आगे बता के थोड़ा लिखूँ। यहाँ पे लिख लो बिकॉज X1 प्लस X2 इक्वल टू, इतना लिख लो आप, फिर मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, ओके। सो नाउ P इज इक्वल टू क्या है? P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2, तो ये क्या हो जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P2 नॉट इंटू, यहाँ से अगर मैं मान लो क्या करूँ? P1 नॉट यहाँ से, अच्छा देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? X2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर X2 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा? चलो माइनस X2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेता हूँ, उधर ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं P2 नॉट X2 माइनस P1 नॉट इंटू X2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने, यहाँ से यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P1 नॉट करने देता हूँ, यहाँ से मैं X2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू, तो ये डेरिवेशन है, ये राउल्स लॉ का डेरिवेशन है, ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम मेरे ख्याल से इतना रहने देते हैं। इसके आगे के टॉपिक में हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। ये डेरिवेशन पे मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आगे हम ग्राफ देखेंगे इसके। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी।